हो गया लाइव क्या? हेलो 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 डियर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है बताइए, कैसे हैं? सब कुछ बढ़िया है ना? बताइए। साउंड कैसा है? साउंड बताइएगा एक बार। साउंड क्लियर है क्या? एक बार बताइए जरा साउंड। चलिए, आपको भी गुड मॉर्निंग। साउंड बताइए, साउंड। एकदम 8 बजे, मतलब 8 बजे आपको लाइव आ जाना है, ठीक है? पहले से ही यानी कि माइंड मेकअप रखना है कि हमको 8 बजे क्लास करना है साइंस का, ठीक है ना? अच्छा से एकदम पूरा बढ़िया से जितना देर क्लास होगा अटेंड करना है, ताकि क्लास में ही सब कुछ सीख के जा सके, ठीक है? ये आदत नहीं रखना कि चलो 8 बजे है, सब 8 बजे तक ले आएंगे, ठीक है? क्योंकि इस समय समय कंस्ट्रेंट रहता है, इसीलिए एकदम ऑन टाइम आइएगा, ऑन टाइम आप चले जाइए, ठीक है? चलिए जल्दी से मेंशन करिए फटाफट, साउंड क्लियर है? और हम कहाँ तक करा दिए थे? आज हमारा ये चौथा क्लास है, लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये तीसरा क्लास है। हो सकता है कि आज अगर कंप्लीट हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो कल के वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, कुछ लोग का मन में ये डाउट था कि सर इसके साथ थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी होगा क्या? मैं दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चन है। देखिए, ये सब आपका हो गया है। कहाँ तक हो गया था जरा एक बार मेंशन करेंगे आप? कहाँ तक हुआ था? ये सब हो गया था ना? यस सर। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं सब आपको याद रखना है अच्छे से। समझ गए बातों को ना? चलिए, ये सारा हो गया था, ठीक है? देखिए, अब हमारा इसमें बाकी कहाँ से रह गया था? ये सब करवा दिए थे आपको, ये भी हो गया था। ये सब बताए थे ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, एकदम ध्यान से रखिएगा कि छोटी आंतों के द्वारा मैक्सिमम ची का जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आपका फैट जाता है, बाकी सब मिनरल को ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन आपका सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को छोटी आंत के द्वारा नहीं, बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। ये भी हम आपको बता चुके थे, ठीक है? बाकी विटामिन को ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन यहाँ के को नहीं, के को किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि बड़ी आंत के द्वारा। ये छोटी आंत में नहीं, एक्सेप्ट का मतलब इसको छोड़ करके, ठीक है ना? चलिए, यहां तक हमको लग रहा करवा दिए थे, ये भी हो गया था। ये नहीं हुआ था शायद, छोटी आंत का फैक्ट करवा दिए थे ना? एक बार मेंशन करो ना कोई। बड़ी आंत तो नहीं हुआ था। बड़ी आंत के बारे में हुआ था क्या? ना, बड़ी आंत नहीं हुआ था। ये आपको करवा दिए थे, ठीक है? ठीक है, एस्टोमेच करवा दिए थे, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन करवा दिए थे, ठीक है? यहां तक करवाए थे। यहाँ ये भी करवा दिए थे। यहां से बाकी था क्या? हाँ, ठीक है। बड़ी आंत से यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से बाकी था। देखो इसके साथ क्वेश्चन कैसे लगा हुआ है, देखो जैसे कि जैसे ही थ्योरी खत्म होगा ना, इसके साथ आपका सारा क्वेश्चन लगा हुआ है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है वो सब आपका लगा हुआ है। देखिए, तो कह रहे थे ना, डाउट पूछ रहे कि सर क्वेश्चन लगा हुआ होगा कि नहीं? हर चैप्टर के साथ ही आपका वो सारा क्वेश्चन मेंशन होगा, जिसमें क्या बताना है, कैसे कौन मिलान वाला क्वेश्चन आता है, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है, वो सारा कुछ आपको इसमें मेंशन रहेगा। देख लिए, अब ये नहीं पूछिएगा कि सर क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, बस आपको ये ध्यान देना है कि हम जो जो करा रहे हैं उस पर ध्यान रहना चाहिए। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं, आइए। चलिए देखिए, समझिए बड़ी आंत के बारे में। हम छोटी आंत तक कल कर लिए थे, बाकी चीजें कर लिए थे। सर कल का पीडीएफ नहीं मिला है, वीडियो के साथ पीडीएफ लगा हुआ है माय डियर। देखिए, वीडियो के साथ आपका लगा हुआ होगा, और नहीं लगा हुआ होगा तभी मैं लगवा दूंगा, ठीक है? हमें तो लग रहा है वीडियो के साथ आपका लगा हुआ होगा पीडीएफ। एक मिनट, एक सेकंड रुकिए, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। वीडियो के साथ है रवि जी, मैं बोल देता हूँ अभी चेक कर लेंगे, रुकिए, हमारा इंटरनेट काम नहीं। अगर नहीं गया होगा ना तभी चला जाएगा। चलिए सुनिए, समझिए आपका, अगर हम बात करते किसका, बड़ी आंत की बात करते, देखिए कह रहा है कि बड़ी आंत यानी कि जिसे यानी कि बृहद भी कहा जाता है, यानी कि बड़ी आंत का मतलब लंबाई में बड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये मोटाई में आपका बड़ा है। इससे क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है कि जो मैक्सिमम जल का ऑब्जर्वेशन होता है वो कहाँ से होता है? तो मैक्सिमम जो आपका जल का ऑब्जर्वेशन होता है वो बड़ी आंत के द्वारा होता है। पहला प्रश्न तो यही बनता है, यानी कि जो आपका जल का अवशोषण जो होता है वो कहाँ से होता है? तो बड़ी आंत के द्वारा ही होता है। बड़ी आंत का आपका यानी कि 4 मुख्य भाग होता है। कितना आपका मुख्य भाग होता है? 4। कहीं कहीं ये 3 भी लिखा रहता है, क्योंकि एनस को छोड़ दिया जाता है, कहीं कहीं वो रेक्टम तक ही रह जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा ऑप्शन में ये सब देगा तो ये सब आपका बड़ी आंत का ही भाग होता है। देखिए, एक तो होता है आपका यानी कि सिक्कम होता है। जो सिक्कम उस भाग को कहते हैं जब वो छोटी आंत से जहां कनेक्ट होता है बड़ी आंत, उसको हम क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। उससे आगे हमारा कोलोन होता है। उससे भी आगे जब जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट में होता है ये रेक्टम, जहाँ पे आपका मलाशय स्टोर होता है, और ये जब फूल हो जाता है तब ये
बाहर निकलता है, यानी कि एनस सबसे लास्ट पार्ट होता है, यानी कि जहां से, यानी कि मलाशय, यानी कि जो आपका वेस्टेज चीज होता है वो बाहर निकलता है। तो इसका 4 मुख्य भाग होता है, सीकम, कोलोन, रेक्टम और आपका एनस। तो ये किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का बात है। इसका लंबाई जो होता है छोटी आंत की तुलना में बहुत कम होता है, लेकिन इसका डायामीटर यानी कि मोटाई जो होता है ये ज्यादा होता है माय डियर, ठीक है ना। तो देखिए इसका लंबाई कितना, लगभग आपका 1 से यानी कि 13 मीटर तक आपका होता है। यहाँ पे आपका व्यास ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ आपका व्यास, यहाँ पे डायमीटर, ये लंबाई है मीटर में, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका कितना पार्ट, 4 गो, कहीं कहीं 3 गो देता है तो देखिएगा ये नहीं देगा आपका, तो ऊपरे वाला 3 देगा, ठीक है ना, लेकिन इसका ये 4 पार्ट होता है माय डियर। समझ गए बातों को? चलिए, क्या मैं आगे बढ़ूं इसके बारे में, आगे कुछ बताऊं? यस, समझिए यहाँ पे बड़ी आंत के बारे में ये वाला सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बात है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से तुरंत बन जाता है। अब समझो बातों को, जो आगे लिखा है उसको भी हम आपको समझाते हैं। देखिए कह रहा है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यानी कि पाचित भोजन से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को यानी कि सोखना, अवशोषण करना और मल को बनाना, जो मल आपका बन जाता है तो बाहर जाता है, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या होता है, जो पाचित भोजन है ना उससे पानी और इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है। क्या करता है आपका? ऑब्जर्व करता है, यानी कि सोखता है। क्या करता है आपका? ऑब्जर्व करता है यानी कि सोखता है, ठीक बात है। अगला देखिए, कह रहा है यह पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को निकालने में मदद करता है। हाँ, आपको पता है कि हमारा मैक्सिमम फूड का डाइजेशन छोटी आंत में हो जाता है, लेकिन जब वो बड़ी आंत से पास करता है उसके बाद वो रेक्टम और फिर एनस से बाहर निकलता है, तो बाहर निकालने में ये मदद करता है। पानी को यही ऑब्जर्व करता है, कौन? आपका बड़ी आंत जो होता है ये। सर यहाँ अवशोषण किस किस बात का होता है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है कि बड़ी आंत में आपका अवशोषण किसका होता है, तब पानी का सबसे इंपोर्टेंट है। और कुछ मिनरल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इसका अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत के द्वारा। सीधे क्वेश्चन पूछता है और लोग को लगता है कि सारा मिनरल छोटी आंत के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया गया, बिल्कुल नहीं। ये जो आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है ये छोटी आंतों मतलब बड़ी आंतों के द्वारा इसका अवशोषण किया जाता है। जैसे कि कुछ ड्रग्स, यानी कि जो आप दवा खाते हैं ना, आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, उसके अंदर कुछ ड्रग्स होता है, यानी कि कहने का मतलब जो दवा खाते हैं ना उसके अंदर कुछ जो विषैला टाइप की चीज होता है उसको कहाँ ऑब्जर्वेशन किया था, से समझिए। जैसे कि आप मेडिसिन खाते हैं, यानी कि निकोटीन, यानी कि चाय कॉफी के अंदर जो चीजें पाया जाता है, ये सब का अवशोषण मेनली किसके द्वारा? बड़ी आंत के द्वारा ही किया जाता है। अगला समझिए, और विटामिन के ध्यान रखिएगा, देखो बाकी विटामिन की बात करेगा तो वहीं पे रहने देना, लेकिन जब विटामिन के की बात करेगा तो ये बड़ी आंत से संबंधित होता है, ध्यान रखिएगा। अगला, जैसे कि मान लीजिए और भी चीजें, जैसे कि आप ऐसे चीज खाते हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा फंगस जैसे चीजें लग जाता है, तो उस सब का भी ऑब्जर्वेशन जो है कहाँ? बड़ी आंत के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि जो कार्ब्स होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जैसे जो चीज होता है कुछ और, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक जलेबी खाते हैं ना, तो वो कई दिन का बना हुआ आटा रहता है, ठीक है। जो ब्रेड खाते हैं, यानी कि रोटी जो पुराना हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा समय का हो जाता है, या आप अल्कोहल, तो इस सब के अंदर जो चीजें होता है वो बड़ी आंत के द्वारा ही अवशोषित किया जाता है। समझ गए बातों को? तो ड्रग से संबंधित जब ये चीज आएगा, यानी कि दवाई मेडिसिन से संबंधित, तो किसमें टिक लगाएंगे? बड़ी आंत में। अगर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे मिनरल आएगा तो किसमें टिक लगाएंगे? बड़ी आंत में। पानी के ऑब्जर्वेशन की बात करेगा तो किसमें टिक लगाएंगे? यानी कि बड़ी आंत में। तो इन सब चीजों का ऑब्जर्वेशन जो है किसके द्वारा किया जाता है? बड़ी आंत के द्वारा। ये फैक्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट। समझ गए बातों को? चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है लीवर। अब समझो लीवर के बारे में। देखो सबसे पहले बात, लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? सर यहाँ तो लिखा ही नहीं है, हेपेटोलॉजी कहलाता है, आगे लिखा हुआ है, तनका वेट करो। देखो कह रहा लीवर की आपका आंतरिक कोशिकाओं यानी कि हेपेटिक कोशिका कहा जाता है। लीवर के आंतरिक कोशिका को क्या कहते हैं? हेपेटिक कोशिका कहते हैं, यानी कि जिनमें पुनर्निर्माण सर्वाधिक क्षमता होती है। अब एक बात सुनो, जैसे कि अपना ब्रेन जो होता है ना, इसको पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होता है, ठीक है, सेल डिवीजन सबसे कम होता है, लेकिन वहीं पे जो आपका लीवर होता है इसको रीजेनरेशन पावर सबसे ज्यादा होता है। अगर मान लो कि लीवर खराब हो गया, बोलते हैं ना कि ये ड्रिंक कर रहा था इसका लीवर खराब हो गया, तो वहां अगर मान ली कि वो अगर अपने खाना पीना को सही कर लेता है या ड्रिंक छोड़ देता है, तो दोबारा से उसका लीवर अच्छा हो सकता है। यानी कि इस लीवर का क्या होता है? मैक्सिमम आपका रीजेनरेशन पावर होता है, रीजेनरेशन रीजेनरेशन पावर होता है, ठीक है ना।
मैक्सिमम रीजनरेशन पावर किसके पास होता है माय डियर? तो लीवर के पास मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होता है, या रिकंस्ट्रक्शन पावर भी बोल सकते थे। पूछा जाता है एग्जाम में कि पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर किसका होता है, तो इस लीवर का ही होता है माय डियर। और ये लीवर यहाँ होता है, अभी पूरा फंक्शन हम आपको समझाएंगे, जस्ट वेट करिए, ठीक है ना। तो यानी कि लीवर का रीजनरेशन पावर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। आइए आगे और बातें हम आपको समझाते हैं, सुनिए। कह रहा लीवर यानी कि जिसको यकृत भी कहते हैं, अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, हिंदी में यकृत या जिगर भी कहते हैं। सुनो, कह रहा कि यकृत हमारे शरीर का आंतरिक अंग में सबसे यानी कि भारी होता है, यानी कि लगभग आपका 1.5 से 1.25 kg का होता है, और सबसे बड़ा अंग भी होता है। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज कर जाता है, जब एग्जाम में पूछता है सबसे बड़ा अंग, तो ध्यान देना है। अगर वो पूछेगा इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर, तब लीवर लगाना है। और सीधे पूछेगा बड़ा अंग, तो देखो स्किन सबसे बड़ा अंग है, यानी कि सबसे ज्यादा दूर में है ना, तो सबसे बड़ा पूछेगा और स्किन में ऑप्शन में रहेगा तो स्किन मारना, ठीक। और सबसे बड़ा इंटरनल मेंशन करेगा तब लीवर को मारना। तो ये बात को लिख लो यहाँ पे, या यहाँ लिखा हुआ होगा तो मैं इसी में बता देता हूँ। देखो कह रहा है कि आपका ठीक है, यहाँ तक हो गया। इंटरनल ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी, यानी कि सबसे बड़ा जो होता है इंटरनल ऑर्गेन, वो कौन होता है, तो इंटरनल ऑर्गेन सबसे बड़ा आपका लीवर होता है। और बाह्य अंग पूछ लेगा तब हमारा चमड़ी यानी कि स्किन होता है। समझ गए? तो देखो इसमें लिखा ही, हमको अलग से लिखने की जरूरत है, हम खाली समझा देते हैं आपको। देखो जब बाहरी सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो त्वचा यानी कि स्किन, जिसको चमड़ी कहते हैं, ठीक है ना। और अंदर वाला पूछेगा तब आपका क्या हो जाएगा, लीवर, ठीक है। लेकिन मान लो सीधे पूछ लिया बड़ा और स्किन ऑप्शन में नहीं दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, लीवर। अब समझ गए मेरे बातों को? आज साउंड क्लियर है ना एकदम अच्छे से? देखिए कह रहा यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी कहा जाता है। और यकृत आपका सबसे बड़ा आपका क्या, या यानी कि बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि होता है। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, बाह्य स्रावी क्या होता है, दोनों बताते रुको। एक होता है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। दोनों में क्या अंतर है, वो सब कुछ जस्ट 5 मिनट में क्लियर कट हो जाएगा, वेट करिए, ठीक है। क्या इतना बात समझ गए कि लीवर आंतरिक सबसे बड़ा अंग है, इसका वजन लगभग आपका 1.5 से 1.25 kg के आसपास होता है, यानी कि 1.5 से लेकर के 1.7 kg तक होता है, ठीक है। ये बाह्य यानी कि अगर सबसे बड़ा बाहरी अंग पूछे तो हमको चमड़ी यानी कि स्किन के बारे में बताना है। लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। और यकृत यानी कि लीवर जो है सबसे बड़ा आपका बाह्य स्रावी ग्रंथि है, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है। देखो एक्सो आपका क्राइन ग्लैंड है, सबसे आपका बड़ा। क्या इतने बात को आप समझ गए अच्छे से? आगे आइए देखिए, कह रहा इसका कुछ फंक्शन क्या है समझो। ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ऐसा क्यों कह रहे, वेट करिए। अब मान लो कि जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो क्या हम कार्बोहाइड्रेट जो लेते हैं उससे फाइनली रूप से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है बॉडी को। यानी कि जो हमारा सेल जैसे इतना बड़ा बड़ा रोटी होता है, ऐसे हम पहले उसको तोड़ते हैं, फिर मुंह में रखते हैं, चबाते हैं, तो पूरा सलाइवा से, मतलब उस सलाइवा जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, जरा सा बताओ। तो कल बताए थे कि जब भोजन के साथ सलाइवा मिल जाता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके अभी बताओ। भोजन के साथ यानी कि जब हम उसको खाते हैं, रोटी को मुंह में डालते हैं, जब उसको चिबाते हैं, तो उसके साथ जब सलाइवा यानी कि लाड़ मिल जाता है, वो लाड़ मिले हुए भोजन को क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ अभी, ठीक है। सुनो तो देखो, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ठीक है, इससे हमें फाइनली क्या मिलता है, तो ग्लूकोज मिलता है। अब समझो बातों को, ग्लूकोज तो आपको मिल गया, लेकिन जब शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगता है तब वो जाके एक जगह स्टोर होता है। और ग्लूकोज किसके फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में संग्रहित होता है। और ये कहाँ संग्रहित होता है, तो इसी लीवर यानी कि यकृत के अंदर। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में संग्रहित होता है, कहाँ आपका, यानी कि ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में संग्रहित होता है, लेकिन कहाँ संग्रहित होता है, लीवर के अंदर आपका संग्रहित होता है। अगला देखिए, करे पित्त रस का निर्माण करता है। हाँ, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त रस यानी कि जो निर्माण कहाँ से होता है, यानी कि बाइल जूस का। और दूसरी बात कि बाइल जूस को स्टोर कौन करता है, तो निर्माण पूछेगा। सही है मनीष जी आपका, ठीक है ना, बहुत अच्छा, ठीक है। इसी तरह से रिवीजन करके आया करिए। देखिए तो पूछेगा कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्त रस का निर्माण लीवर में। लेकिन ये स्टोर कौन करता है बाइल जूस,
तो ये किसके द्वारा, गाल ब्लेडर के द्वारा स्टोर किया जाता है। अभी थोड़ा यहाँ देखिए, आपको डायग्राम में दिखा, देखिए ये आपको गाल ब्लेडर दिख रहा है, यहाँ पे आपका स्टोर किया जाता है किसको, बाइल जूस को। ये बाइल जूस निकलता कहाँ से, इस लीवर से निकलता है, ठीक है। इसको जाना होता है एक्चुअली छोटी आंत में भोजन को पचाने के लिए, लेकिन अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो यहाँ आपका गाल ब्लेडर में जाता है, जहाँ पे वो स्टोर होता है माय डियर। चलिए आते हैं पॉइंट पे, समझिए। तब पूछेगा निर्माण कहाँ से, तो लीवर में। और ये बाइल जूस स्टोर कहाँ, स्टोर कहाँ होगा, तो देखिए स्टोर आपका कहाँ हो रहा था, या यहीं पे भी लिखा होगा, देखो भंडारित, ठीक है, एक मिनट, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा हुआ देखो, गाल ब्लेडर के अंदर, ठीक है। कहाँ पे आपका, गाल ब्लेडर में। स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लेडर में आपका स्टोर होता है, इस बात को ध्यान। अगला देखिए, कह रहा है इसे मानव शरीर का भंडार कक्ष भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आप बहुत सारे चीजों स्टोर होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भंडार कक्ष भी कहा जाता है। कह रहा है ये विटामिन का कौन कौन, ए डी ई के विटामिन को स्टोर करता है। तो सर बाकी बी सी को क्यों नहीं करते, देखो जो आपका विटामिन, जो आपका यानी कि विटामिन जो आपका बी एंड सी है, ये क्या है, जल में घुलनशील है, इसीलिए ये जल से बाहर यानी कि बाहर निकल जाता है, इसीलिए इसको स्टोर नहीं करता। ये सब आपका किस में, तो वसा में घुलनशील है, यानी कि वसा में क्या है आपका, घुलन आपका घुलनशील है, ये वसा में घुलनशील है। लेकिन ये बी एन सी कहाँ है आपका, तो आपका जल में घुलनशील है, घुलन आपका शील है, घुलनशील है। ये कहाँ आपका घुलनशील है माय डियर, ये आपका जल में घुलनशील है, ठीक है। तो इसीलिए इसका स्टोर यानी कि जो वसा में घुलने वाला चीज है उसका स्टोर आपका लीवर करता है, जल में घुलने वाले चीजों का स्टोर आपका लीवर नहीं करता है। अगला देखिए, कह रहा मतलब एडिपोज आपका टिश्यू यानी कि वसीय ऊतक के रूप में वसा में संग्रहित करता है, वसा को संग्रहित करता है। देखो अब यहाँ एडिपोज टिश्यू जो है ये वसा को यानी कि इमल्सिफिकेशन करता है, तोड़ता है। हम आगे आपको ये भी बताएंगे कैसे तोड़ता है, थोड़ा देर आप रुक जाइए, आगे ये पूरा दिया हुआ है सिस्टम, लेकिन यहाँ पर मैं जितना समझाता हूँ उतना समझिए। देखिए कह रहा है एडिपोज टिश्यू यानी कि जो वसीय ऊतक के रूप में वसा को संग्रहित करता है। तो देखिए इस सब ऐसे भी ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है, तो इसीलिए तो इस विटामिन को लीवर स्टोर कर रहा है, लेकिन जल में घुलनशील को स्टोर नहीं कर रहा है। समझ गया बातों को। तो किस विटामिन को स्टोर करेगा, लीवर। देखो अब आओ एक बार रिकॉल करा देते हैं, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में कहाँ संग्रहित होगा, लीवर में। पित्त रस का निर्माण कौन करेगा, लीवर। लीवर को भंडार कक्ष भी कहा जाता है क्योंकि बहुत चीजों को भंडारित करता है। विटामिन ए डी ई के को भंडार कौन करेगा, लीवर। क्या विटामिन बी सी को भंडारित करेगा, नहीं, विटामिन बी सी को भंडारित नहीं करेगा क्योंकि बी सी आपका जल में घुलनशील होता है। क्या मैं आगे बढ़ूं, बताइए। देखिए और समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई अल्कोहल ड्रग ये सब चीजें लेता है। देखो अल्कोहल हो गया, ड्रग्स का पाचन, यानी कि जैसे कि आपका शराब की अधिकता से यानी कि लीवर में क्या हो जाता है आपका, सिरोसिस हो जाता है। समझिए क्या पचन, शराब की अधिकता, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी अधिक ज्यादा शराब पीता है, ड्रग्स इस मतलब बुरे बुरे चीज को, अगर खराब खराब चीज को लेता है तो उसकी वजह से उसका लीवर डैमेज होने का पूरा संभावना होता है। उसके वजह से लीवर में आपका सिरोसिस नामक एक रोग होता है, वो हो सकता है जब आप कोई भी एक्सेस यानी कि जब अल्कोहल लेता है या उस टाइप की चीजों को अगर सेवन करता है तो उसको क्या हो सकता है, लीवर के अंदर एक रोग होता है, कौन सा आपका, यानी कि सिरोसिस, ठीक है। तो इसका सेवन करना चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नोट में देखिए क्या लिखा है, कह रहा है शराब का पाचन आमस्य द्वारा, यानी कि शराब का पाचन किसके द्वारा, आमस्य के द्वारा, लेकिन जहरीले तत्व लीवर में जमा होता है। अब समझो बातों को, देखो जैसे कि कोई भी जहरीला पदार्थ है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, लीवर करता है, इसीलिए लीवर को स्टोर कक्ष यानी कि भंडार रूम भी कहा जाता है। तो देखो इसका पाचन तो आमाशय में हो गया, लेकिन उसके अंदर कुछ जो जहरीला चीज है उसका स्टोर यानी कि वो जमा कहाँ हुआ, लीवर के अंदर। जो भी आपका विषैले, जैसे बोलता है ना कि 20 टाइप का जो चीज होगा ह्यूमन बॉडी में, उसका स्टोर किसके द्वारा किया जाएगा, तो लीवर के द्वारा। एक शब्द में समझ लीजिए, देखिए विषाक्त तत्वों के प्रभाव को कम करने के लिए लीवर द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। देखो
डिटॉक्सिफिकेशन में देखो, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, तो जो चीजें शरीर के अंदर जहरीला आ गया है उसको डिटॉक्सिफाई कौन करेगा, तो उसको लीवर ही डिटॉक्सिफाई करेगा, यानी कि उसको हटाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस कहते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या कि वो किसके द्वारा किया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन किसके द्वारा, कुफर कोशिका के द्वारा। ये किसके द्वारा किया जाता है माय डियर, तो आपका कुफर सेल के द्वारा ये डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा, कुफर सेल के द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य किया जाता है माय डियर। ठीक है ना। चलिए, क्या आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है, एक एक लाइन देखो। यानी कि अधिक अल्कोहल का सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिरोसिस हो सकता है। ठीक है ना। जो विषय मतलब जो विष टाइप का, जो यानी कि जो खराब जहरीले टाइप का चीज होता है उसको स्टोर कौन करता है, लीवर। उसको डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि खत्म भी कौन करता है, लीवर। और कौन से कोशिका के द्वारा, तो कुफर सेल के द्वारा उसको खत्म किया जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यानी कि फेगो यानी कि साइटोसिस कहते हैं। क्या इतना बात आप समझ गए, मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, देखिए ये सब चैप्टर समझने वाला है माय डियर, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है ना। मैं कहता दिया हूँ कि मतलब बड़ी जल्दी समझ दूंगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर लग जाए। ठीक है ना, क्योंकि इस सबको बिना समझाए तो आगे बढ़ा नहीं जा सकता ना, खुद ही बोलो आप। देखो कह रहा है कि आपका बाइल जूस, सुनो बात को देखो, लेकिन सबसे बड़ा आपका बायोलॉजी है, बायोलॉजी से थोड़ा छोटा फिजिक्स, अच्छी फिजिक्स से भी छोटा आपका केमिस्ट्री पड़ जाएगा। तो सबसे पहले आप सब लोग का जिक्र यही था, बहुत सारे मैसेज मेरे पास है कि सर सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ा दीजिए, क्योंकि बायोलॉजी का क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन धाए धाए उड़ जाएगा। आप जो चैप्टर इधर पढ़ा दिए तुम बना करके देखो, टक टक लग जाएगा। देखो कह रहा है कि यह यकृत द्वारा उत्पादित होता है। बाइल जूस किसके द्वारा उत्पादित, निर्माण किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा। लेकिन ये जमा जबकि गाल ब्लेडर में जमा होता है, ये बात हम आपको बता दी। देखिए ये आपका देख रहे हैं यहाँ पे गाल ब्लेडर, छोटा सा एगो बॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए बोर्ड पे दिख रहा है, ये है आपका गाल ब्लेडर। ये गाल ब्लेडर में बाइल जूस स्टोर होता है। ये बाइल जूस क्रिएट कहाँ से होता है, लीवर से। इसको जाना कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कल हम आपको ये बात बताए थे। करा वसा का, यानी कि वसा का, ठीक है 95, ये वसा का होगा। ठीक है ना। वसा का 95% पायसीकरण, यानी कि उसको अम्ल छोटे छोटे में टूटना, यानी कि पित्त रस के द्वारा होता है। देखो जो वसा होता है ना, उस वसा को तोड़ने में, यानी कि पाचन के लिए 3 क्लास बायो और क्लास फिजिक्स दोनों का, क्या दोनों का लीजिए गुण, यहाँ क्या दोनों का, 3 क्लास बायो 3 क्लास फिजिक्स, नहीं समझे। देखिए पहले एक ही सब्जेक्ट कराएंगे पूरा कंप्लीट, फिर दूसरा कराएंगे। ठीक है, बीच में हौच पौच हो जाएगा ना, दोनों दोनों सब्जेक्ट कराएंगे। ठीक, देखो कह रहा है कि वसा का, यानी कि सुनो, वसा का आपका 95% जो पायसीकरण यानी कि टूटना जो होता है, यानी कि पित्त रस के द्वारा होता है। किसके द्वारा, पित्त रस के द्वारा। यानी कि पित्त, जैसे कि वसा हुआ ना, उसके ऊपर यानी कि पित्त रस जब साइड साइड से आता है तो उसको भुरकुट 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 बुटनी बुटनी में तोड़ देता है। समझ गए बातों को, यानी कि उसको बुटनी बुटनी में छोटा छोटा, यानी कि बुटकुन बुटकुन में तोड़ देता है उसको। समझो बातों को। इसका निर्माण लगभग आपका 600 से 700 ml आपका प्रतिदिन होता है। इसका पीएच वैल्यू देखो 7.9 से लेकर के 8.5 तक है लगभग। एक और मतलब इसका नेचर कैसा हो जाता है, ये भी पूछा जाता है कि बाइल जूस जो होता है वो एसिडिक नेचर के होता है कि बेस। तो देखो बाइल जूस जो होता है आपका किसका, आपका यानी कि बेस नेचर का होता है। कैसा होता है आपका, बेस नेचर का होता है माय डियर। ठीक है ना। बेस नेचर आपका कैसा होता है, आपका बेस नेचर का होता है। यानी कि अल्कली बोल सकते हैं कि थोड़ा सा, यानी कि जैसे कि 7 रहता है तो न्यूट्रल, 7 से कम होता है एसिडिक, और 7 से ज्यादा होता तो आपका क्या हो जाता, बेस, आपका बेस हो जाता। देखो इसका रंग कैसा होता है बाइल जूस का, तो ये आपका यानी कि इसका रंग कैसा होता है, हरा पीला आपका, यानी कि इसका रंग कैसा होता है, पीला हरा रंग का होता है। ठीक है, इसमें क्यों ऐसा इसका रंग होता है, क्योंकि ड्यू टू आपका बिली, यानी कि बिली वर्डिन होता है, और बिली आपका क्या, यानी कि वर्डिक्ट होता है। ठीक है, ये दोनों के वजह से इसका रंग कैसा होता है, यानी कि पीला और ग्रीन होता है। लेकिन ज्यादातर इसका रंग जो होता है यानी कि पीले कलर का ही दिखता है, ग्रीन कम रहता है, और इम्पेक्ट आपका पीला का ज्यादा रहता है। तब पूछा जाता है बाइल जूस का कलर कैसा होता है, तो अगर ऐसे है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट कई बार दे देता है येलो कलर। क्या, हाँ येलो का डोमिनेंट होता है उसमें ज्यादा। समझ के बात को देखिए, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो सर ये भोजन को पाचन में कैसे मदद करता है, तो सर यहाँ एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ साल्ट जरूर पाया जाता है। ठीक है ना, यानी कि साल्ट आपका जरूर पाया जाता है, पाया आपका जाता है। ठीक है, एंजाइम नहीं पाया, तब पूछा जाता है
पित्त रस में क्या नहीं पाया जाता है, तो एंजाइम नहीं पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या क्या याद रखोगे, बाइल जूस में, यानी कि बाइल जूस का उत्पादन कहाँ होता है, बोलो बोलो, उत्पादन कहाँ होता है, लीवर में। स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लेडर में। 95% लगभग वसा को कौन तोड़ता है, पित्तरस। इसका आपका यानी कि निर्माण जो कितना आता है, यानी कि प्रतिदिन 600 से 700 ml। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, इतना। और इसका रंग कैसा होता है, लगभग पीला रंग का होता है। इसमें एंजाइम नहीं, साल्ट होता है। अब मैं आगे बढ़ूं क्या, ठीक है। अगर आज का क्लास अच्छा लगा होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लास्ट में जाते जाते जरूर लिखना कि हाँ आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे अब आइए। अब हम चलते हैं पैनक्रियाज की तरफ। अब देखो, जैसे कि आप लीवर के बारे में पढ़ लिए, गाल ब्लेडर के बारे में पढ़ लिए, अब पैनक्रियाज भी तो नाम का एक चीज होता है। सर ये क्या होता है बताओ, नहीं पता है, रुको बताते हैं, थोड़ा दम धरो। सबसे पहले बात, पैनक्रियाज क्या है, एक मिश्रित ग्लैंड है, यानी कि इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। और जो भी आपका मिक्स ग्लैंड है ना, समझो एक मतलब मिक्स है, दोनों का काम कर सकता है। हाँ, जो मिक्स ग्लैंड है वो दोनों का काम करता है, यानी कि इंडोक्राइन का भी और इग्जोक्राइन का भी, यानी कि बाह्यस्रावी भी और अंतःस्रावी भी, दोनों होता है। तो क्या एक से हार्मोन निकलेगा और दूसरे से एंजाइम, यस, ये दोनों निकालने का कार्य करता है। और कैसे, ये अभी समझाते हैं, बोर्ड पे आओ देखो। मिश्रित ग्लैंड कहते हैं, सबसे पहले बात तो क्वेश्चन एक यही बन गया कि हमारा पैनक्रियाज जो कैसा ग्लैंड है, मिश्रित ग्लैंड है। और इसमें आपका दो होता है, ठीक है। देखो, एक तो होता है इग्जोक्राइन और दूसरा होता है क्या, इंडोक्राइन। जो इग्जोक्राइन होता है एक मतलब ये बाहरी सी बात कर रहा है, और इंडोक्राइन की मतलब अंतःस्रावी की बात कर रहा है। ठीक है, क्लास का टाइम डियर 8 बजे मॉर्निंग में है, मनीष जी 8 बजे मॉर्निंग, ठीक है, डेली। आगे देखिए सुनिए, जो आपका इग्जोक्राइन ग्लैंड है, ये भोजन के आपका पचने में मदद करता है। और ये क्वेश्चन बना है एग्जाम में कि इग्जोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है, तो एंजाइम निकलता है। और इंडोक्राइन से क्या निकलता है आपका, तो हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। ठीक है ना। अब सर हमको ये याद नहीं रहता है, बार बार भूल जाते। देखो याद, देखो यहाँ पे इग्जो में क्या है, एक्स है, यानी कि बहुत आगे, अंग्रेजी अल्फाबेट में देखो ये बहुत आगे आता है। उसी तरह से यहाँ पे देखो वाई जेड भी बहुत आगे आता है। लेकिन यहाँ इंडोक्राइन में देखो ई एन है, और यहाँ पे देखो आपका एच है, यानी कि लगभग लगभग ये इसके आसपास है अंग्रेजी अल्फाबेट में, और ये इसके आसपास है। देखो ये कोई कंसेप्ट नहीं बताते ऐसे, क्योंकि तुम थोड़ा याद रख लो। ठीक है, देखो इग्जोक्राइन से हमारा क्या, एंजाइम निकलता है, और इंडो से हार्मोन निकलता है। एंजाइम का आपका क्या काम होता है, यहाँ भोजन के पाचन में मदद करना, कल भी बताए थे। और दूसरा क्या, यानी कि संरचना आपका पत्ती नुमा होता है। इसका संरचना कैसा होता है, एक पत्ती नुमा आकार का होता है। देखिए तो ये नहीं लग रहा है कि एक पत्ती के जैसा इसका आकार है पैनक्रियाज का, देखिए तो एक पत्ती नुमा संरचना है कि नहीं, देखिए तो पत्ता लग रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि जो आपका हार्मोन होता है, ये रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है, यानी कि शुगर को ये नियंत्रित करने में सहायता करता है। और इसका खोज जो है, यानी कि अग्नाशय का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था, तो लैंगर हैंस के द्वारा किया गया था। किसका खोज किया, इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, लैंगर हैंस के द्वारा किया गया था। तो क्या याद रखेंगे, अग्नाशय पैनक्रिया से मिश्रित ग्लैंड होता है, एक होता है इग्जोक्राइन जिससे एंजाइम निकलता है, एक होता है इंडोक्राइन जिससे आपका क्या, हार्मोन निकलता है। भोजन के देखो, ये इग्जोक्राइन जो है आपका, यानी कि जिससे एंजाइम निकलता है, ये क्या करता है, भोजन के पाचन में मदद करता है। और इसका संरचना जो होता है कैसा होता है, तो यानी कि एक पत्ते के जैसा होता है। दूसरी बात क्या है, जो हमारा हार्मोन है ये किसका नियंत्रित करता है, तो ब्लड में, यानी कि शुगर को कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रित करता है, यानी कि ब्लड में शुगर शर्करा को नियंत्रित करता है। इसका खोज लैंगर हैंस के द्वारा किया गया था। आगे आइए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दो प्रकार की अग्नाशय हार्मोन होते हैं। ये दो प्रकार के कौन होता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, समझिए बातों को। जैसे कि एक तो होता है इंसुलिन, और दूसरा होता है आपका क्या, कि ग्लूकागॉन होता है। एक इंसुलिन होता है और दूसरा क्या होता है आपका, ग्लूकागॉन होता है। अब समझिए ये बात क्या है, इंसुलिन क्या है, ग्लूकागॉन क्या है। देखिए इंसुलिन का काम क्या होता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ने से नियंत्रित करना, यानी कि उसको बढ़ने नहीं देना ज्यादा। समझिए कह रहा है कि इंसुलिन आपका, इंसुलिन ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, जैसे कि अगर शरीर के अंदर इंसुलिन बढ़ जाएगा तो आपका शुगर तो कंट्रोल होगा नहीं। यानी कि देखिए कह रहा है इंसुलिन अर्थात यानी कि रक्त में शर्करा के स्तर को
ज्यादा बढ़ने से रोकता है, यानी कि शर्करा के स्तर को बढ़ने नहीं, यानी कि ग्लूकोज को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देता है शरीर के अंदर। तो यानी कि ये इंसुलिन का होना आवश्यक है। जिसको इंसुलिन अगर शरीर में नहीं निर्माण होता है उसको अलग से उसको इंजेक्शन लेना पड़ता है। समझिए बातों को। और ये अगर ज्यादा बढ़ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, अगर शरीर के अंदर ये ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरग्लेमिया कहते हैं। समझ गए, इसका बढ़ना। अच्छा एक बात बताओ, ये ज्यादा बढ़ने नहीं देता है, यानी कि कंट्रोल करके रखता है। और ये देखो जो ग्लूकागॉन है, ये इंसुलिन यानी कि ये शुगर की मात्रा को ज्यादा घटने नहीं देता है, जितना रहना चाहिए उतना ही मेंटेन करके रखता है। देखो तो कह रहा है ग्लूकागॉन यानी कि इसके कम होने से हाइपो, देखो यहाँ हाइपर था, हाइपर का मतलब ज्यादा और हाइपो का मतलब कम, यानी कि हाइपोग्लेमिया होता है। इसकी कमी से हाइपोग्लेमिया। देखियो कह रहा है क्या, अर्थात रक्त शर्करा की स्तर को ज्यादा गिरने से रोकता है, यानी कि ये गिरने नहीं देता है, ये चढ़ने नहीं देता है, यानी कि मेंटेन करके रखता है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ब्लड के अंदर शुगर यानी कि शर्करा को जो कंट्रोल करके रखता है वो कौन है, एक तो इंसुलिन और दूसरा आपका ग्लूकागॉन है। तो ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। देखो ये दोनों क्या करता है कि ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। किसकी मात्रा को, देखिए शर्करा, शर्करा को कंट्रोल करता है, कंट्रोल आपका करता है। ब्लड में शर्करा को कौन कंट्रोल करता है, तो इंसुलिन और आपका ग्लूकागॉन। इंसुलिन आपका बढ़ने नहीं देता शर्करा की मात्रा ग्लूकोज को, और आपका ग्लूकागॉन आपका घटने नहीं देता है। तो ये दोनों मिलकर के आपका मेंटेन करता है। ठीक है, आगे आई देखिए, और ये भी ध्यान रखिएगा, इसके ज्यादा बढ़ने से होता है, इसके ज्यादा घटने से ये होता है। आगे आई देखिए, कह रहा अग्नाशय रस आपका प्रतिदिन लगभग 1 लीटर का निर्माण करता है और इसे छोटी आंत में भेज दिया जाता है। छोटी आंत में क्यों भेजा जाता है, क्योंकि आपको ये पता है कि छोटी आंत में ही मैक्सिमम भोजन का पाचन होना है। तो भोजन का पाचन जो अधिकांशतः कहाँ होता है, तो छोटी आंत के अंदर, इसीलिए रस को वहां भेजना क्या है, तो जरूरी है। तो कौन कौन, इससे 3 मेन एंजाइम निकलता है, कितना, 3। ये कौन कौन एंजाइम निकलता है, और एंजाइम का काम क्या है, वो किसी न किसी चीज को पचाएगा। देखियो एक तो निकलता आपका एमाइलेज, दूसरा आपका लाइपेज, और तीसरा आपका ट्रिप्सिन। अब समझो बातों को, सबका कार्य भी पूछा जाता है। एमाइलेज का काम क्या है, जो आप स्टार्च जो खाना खाएं, स्टार्च जो आप लिए, उस स्टार्च को किस में, यानी कि माल्टोज में बदल देगा। इस स्टार्च को लगभग 70% को ये बदल देता है। ठीक है ना, देखो जो आप स्टार्च खाए उसको किस में बदल देगा, माल्टोज में। ये कौन बदलेगा, एमाइलेज। तो स्टार्च को ये माल्टोज में कौन बदलेगा, तो एमाइलेज बदलेगा। यही जो आप एमाइलेज देख रहे हैं माय डियर, ये जो है आपका, यानी कि एमाइलेज जो है ये क्या करेगा, स्टार्च को माल्टीज में बदलेगा, माल्टोज में बदलेगा। तो माल्टोज में कौन बदलता है स्टार्च को, पूछा जाता है, तो ये आपका एमाइलेज बदलेगा। अच्छा लाइपेज समझो, यहाँ पे जो भी वसा उत्तक होता है ना, जैसे कि जो चीज आप वसीय चीजें खाते हैं, यानी कि वसीय मतलब क्या, जो आपका फैट वाला चीज जो आप खाते हैं, तो उसको लाइपेज के द्वारा, यानी कि लाइपेज एक एंजाइम है, इसके द्वारा आपका किस में, फैटी एसिड में बदला जाता है। तो बोलो, यानी कि लिपिड, यानी कि लिपिड यानी कि जो आपका वसा वाला चीज है उसको वसीय अम्ल में कौन बदलेगा, यानी कि उसको पचाएगा कौन सा एंजाइम, तो लाइपेज एंजाइम। ये किससे संबंधित होता है, आपका पूछा जाता है, कि आपका वसा से संबंधित होता है। किससे, आपका यानी कि वसा को पचाने से संबंधित आपका कौन सा एंजाइम है, तो आपका लाइपेज है। ये वसा के चीजों को पचाता है, यानी कि वसा को पचाता है, पचाता है कौन सा एंजाइम, तो आपका लाइपेज एंजाइम वसा को पचाता है। समझिए बात, तो आगे देखिए, यहाँ पे ट्रिप्सिन है। अब समझो, प्रोटीन के पचाने वाला, कल के क्लास में सब कुछ बता दिए थे कि प्रोटीन को पेप्सिन के द्वारा कैसे पचाया जाता है। और उससे पहले पेप्सिन जब इनएक्टिव था, यानी कि प्रोपेप्सिन में था, उस समय कैसे हम उसके ऊपर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल करके उसको एक्टिव किए थे, तब आगे वो वर्क किया था। ये कल के क्लास आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना, समझो। देखो, तो प्रोटीन को आपको किस में बदला जाता है, पेप्टाइड में बदला जाता है। और ये प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है, पेप्सिन। ये कौन करता है आपका, यानी कि पेप्सिन ये काम को करता है, यानी कि पेप्सिन इस काम को करता है। और जब पेप्टाइड से एमिनो एसिड बनता है, यानी कि प्रोटीन का लास्ट जो उत्पाद होता है, ये काम किसका होता है,
तो आपका ट्रिप्सिन का कार्य होता है। किसका? ट्रिप्सिन का कार्य होता है। देखो जब भी क्लास में आना ना तो इधर कमेंट बाजी नहीं करना, ये बड़ी मेरे को अच्छी लगता है, लेकिन एकदम ध्यान से इस वीडियो को जरूर, ठीक है ना। तो जब भी आपका ध्यान हटेगा तो सीधे निकल जाएगा दिमाग, इतना बारीक है बायोलॉजी, ठीक है ना। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में क्या है ना कि थोड़ा तुम ऊपर नीचे भी करोगे चल जाएगा, मोटा मोटा चीज है, लेकिन बायोलॉजी थोड़ा बारीकी से समझने वाला चीज है, ठीक है ना। देखो समझो, अब यहाँ पे अग्नाशय का कार्य क्या होता है, यानी कि 1 लीटर प्रतिदिन उत्पादित करता है, छोटे आंत में भेजता है, इसका 3 गो आपका एंजाइम निकलता है, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज का कार्य क्या है? स्टार्च को माल्टोज में बदलना। लाइपेज का वसा अम्ल को पचाता है, यानी कि वसीय चीजों को पचाता है, यानी कि लिपिड को वसीय अम्ल में बदलना। ट्रिप्सिन का क्या काम है, यानी कि प्रोटीन को, सुनो, प्रोटीन को आपका पेप्टाइड में बदलता है पेप्सिन, और इसको पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कौन बदलता है? ट्रिप्सिन बदलता है। क्या समझिए, आगे बढ़े। देखो अगला है आपका क्या, देखो अब कुछ जैसे कि एक दो, हालांकि हम डिजीज को चैप्टर अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीवर से ही संबंधित था, इसीलिए बता दे। देखो जब लीवर में, यानी कि लीवर से, यानी कि बिलीरुबिन का स्राव ज्यादा हो जाता है, ये कहाँ से निकलता है आपका? लीवर, लीवर से निकलता है, लीवर से आपका निकलता है, ठीक है, ये लीवर से जब ये ज्यादा निकलने लगता है तो इससे आपका क्या हो जाता है? जॉन्डिस। देखते हैं ना कि आंख वाला, देखो आंख का ये जो, यानी कि स्क्लेरा पार्ट होता है ना, जो उजला वाला है, वो आपका पीला होने लगता है। देखो ये जॉन्डिस का लक्षण होने लगता है, ठीक है ना। देखो तो कह रहा है कि आंखों या चमड़ी का पीला पड़ना जॉन्डिस की वजह से, और ये जॉन्डिस क्यों होता है? क्योंकि लीवर के द्वारा ये बिलीरुबिन का ज्यादा निकलना, ठीक है ना, यानी कि ज्यादा निकलने की वजह से होता है। देखिए एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ आपका बिलीरुबिन, ये जब बिलीरुबिन शरीर में ज्यादा निकलने लगता है लीवर से, तब जाकर के क्या होने लगता है? आपका पीलिया, यानी कि जॉन्डिस होता है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है? डायरिया। डायरिया कब होता है? यानी कि 10 टाइप के, देखो अरे बड़ी पेट झड़ रहा है यार, सीधे जो भी खाना पानी खाते निकल जाए, एक मतलब क्या, बड़ी आंत के द्वारा पानी को ऑब्जर्व नहीं किया गया, सीधे डाला निकल गया बाहर, ठीक है ना। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं। बहुत ही अधिक आपका क्रमानुकुचन गति इसमें होता है, यानी कि तेजी से आपका चीजें बाहर निकलते जाता है, यानी कि भोजन का अवशोषण बहुत कम होता है। ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायरिया कहते हैं माय डियर, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, देखिए पानी पी रहे हैं और डायरेक्ट तुरंत बाहर निकल जा रहा है, यानी कि ऑब्जर्वेशन नहीं हो पा रहा है। आगे देखिए, अच्छा इसमें कुछ क्वेश्चन बचा है, आजे करा के खत्म कर दिया क्या जाए? यस या नो बोलो जल्दी से, क्वेश्चन को क्या करवा के खत्म कर दिया जाए? बोलो बोलो। अच्छा एक चीज छूट गया, क्या छूट गया सर? पैनक्रिएटिक सील के बारे में छूट गया। देखो पैनक्रिएटिक सील के बारे में यहाँ पे पैनक्रिएटिक सील यहीं पे मैं बता देता हूँ। पैनक्रिएटिक यहाँ है, देखो पैनक्रिएटिक सील लिख लो, एक मिनट रुक जाओ। पैनक्रिएटिक सील इसे मेंशन नहीं था, इसलिए हम लिख लेते कि हमको ये बताना भी है। देखो पैनक्रिएटिक सेल के बारे में, कौन कौन सेल होता है से देखो, एक तो होता है आपका अल्फा सेल, देखो कौन कौन होता है, दूसरा कलर से लिखना, इसे लिखो। देखो अल्फा आपका सेल होता है, बीटा आपका सेल होता है, और मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, एक और यहीं लिख देता हूँ, और आपका गामा आपका सेल होता है, सेल होता है। ये देखो अल्फा बीटा गामा तीनों सेल जो है, ये क्या है आपका? इंडोक्राइन ग्लैंड इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ये तीनों को क्या कहा जाता है माय डियर? तो इसको इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड का कार्य करता है, या कहा जाता है इंडोक्राइन ग्लैंड का कार्य करता है। किसका करता है? आपका इंडो आपका क्राइन ग्लैंड का कार्य करता है, ग्लैंड का कार्य करता है, इंडोक्लाइन ग्लैंड का कार्य करता है, ठीक है। एक मतलब जब इंडोक्लाइन ग्लैंड है तो एक मतलब इस सब से क्या निकलेगा आपका? तो हार्मोन निकलेगा। क्या निकलेगा आपका? यानी कि हार्मोन निकलेगा। इंडोक्लाइन ग्लैंड का कार्य करता है तो एक मतलब इससे क्या निकलेगा? हार्मोन। अच्छा बीटा सेल से ही इंसुलिन का स्राव होता है, यानी कि निकलता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो बीटा सेल से ही आपका इंसुलिन निकलता है। समझो बातों को, देखो जो आपका ये बीटा सेल है ना, सेल है, इसी से आपका इंसुलिन आपका निकलता है, निकलता है, ठीक है ना। बीटा सेल से आपका एक एफ सेल भी होता है, लेकिन उसका कोई ज्यादा माने मतलब नहीं।
तो बीटा सेल से याद रखिएगा इंसुलिन निकलता है। अल्फा बीटा और आपका यानी कि गामा ये पैनक्रिएटिक सेल है, इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा कार्य करता है और इससे हार्मोन का स्राव होता है यानी कि हार्मोन निकलता है। ठीक है ना। चलिए अब हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट हो गया माय डियर। ठीक है, अब देखिए हम आगे क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, समझो। देखो आपको क्या करना है ना, जैसे चैप्टर बन के तैयार हो जाएगा तो ऐसे आपको रख दिया जाएगा, और जब आप ये निकालेंगे ना तो देखिए ये आपको ऐसे पेज निकल जाएगा। ठीक है, अरे हमारे ये OMR में ही हम ले लिए हैं प्रिंट। ठीक है ना, क्योंकि कोचिंग में ही पड़ा रहता है खाली, नहीं तो इसी में ले लेते। देखो अब देखो इसमें आप ऐसे रफ करना, देखो मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं जैसे ऐसे कैसे होमवर्क करता हूँ, देखो आपको भी ऐसे होमवर्क करना है, समझिए। देखिए तब पूर्ण लाभ मिलेगा। देखिए जैसे कैसे, देखिए आप मैं कैसे ऐसे होमवर्क किया हूँ, देखिए देखिए कैसे मैं होमवर्क किया हूँ ना। ये जब होमवर्क करेंगे ना आपको इतना मजा आएगा कि बायोलॉजी का आप मास्टर डे बन जाएंगे थोड़े टाइम बाद। ठीक है ना, ऐसे आपको होमवर्क करना है, समझ गए बातों को कि कहाँ क्या है, इस तरीके से आपको होमवर्क करना है। ठीक है, और लास्ट में देखो जैसे कि मेरा थैंक यू वाला पेज लगा है। ठीक है, आपको इसमें थैंक यू लिखना है। देखिए आइए आप क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, टू फास्ट। चलिए अब क्वेश्चन का आंसर तो आपको तेज में बताना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सब कुछ हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। बताओ। चलो देखो कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग यानी कि किस अंग में संपन्न होता है। अरे तो सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है, ये छोटी आंत में ही होता है। पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है, अगर ये पूछेगा इस पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है, यानी कि शुरुआत जो होता है कहाँ से होता है आपका, यानी कि मुंह से होता है, यानी कि मुख माउथ से ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट ना, तभी क्लास बंद कर देंगे। ठीक है ना, इतना अच्छे से पढ़ा है, जल्दी से आंसर दो। तो क्या हो जाएगा आपका, बड़ी आंत नहीं, यहाँ से आपका जल का अवशोषण होता है और कुछ मिनरल्स का भी होता है, जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम का होता है। छोटी आंत में सबसे ज्यादा पैन क्रिया से जूस निकलता है, ये आपका मदद करता है भोजन को पचाने में। और जो पैन क्रिएटिक जूस जो है, या पैन क्रिया को बोल सकते हैं, पैन क्रिया जो है ये आपका मिक्स ग्लैंड है, जिससे आपका इसमें इसमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड होता है, जिससे हार्मोन भी निकलता है और आपका दूसरा क्या, एंजाइम भी निकलता है। समझ गए। आमाशय पेट के बारे में बता चुके हैं कई बार। देखो इसका 3 गो पार्ट होता है, इससे हमारा क्या निकलता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे पेट को जलने से जो बचाता है वो म्यूकस यानी कि श्लेष्मा। ठीक है, आगे आओ बताओ, जल्दी जल्दी अब तुम क्वेश्चन बताओ। ठीक है ना, बदमाशी ना करो। देखो दो का आंसर बताओ फटाफट, क्या हो जाएगा। देखो कह रहा है कि करवाहट के लिए जीभ में संवेदनशील अंग है। अरे बताए नहीं थे, आगे से क्या लगता है, करवाहट किन्नी से लगता है, बताना जरा। करवाहट किन्नी से लगता है, पीछे वाले भाग से। यहाँ से देखो ना, बीटर करवाहट लगता है कहाँ, पीछे वाले भाग से लगता है। ठीक है, पीछे किनारे वाले से साल्टी साल्टी महसूस होता है। ठीक है, क्वेश्चन के नंबर लिख करके तब आंसर दो, ऐसे खाली क्वेश्चन CB चेपे जा रहे हो तुम। देखो अब अगला समझो, कह रहा है मनुष्य की मुख्य गुहा यानी कि बकल कैविटी में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। यानी कि यहाँ से जो पाचन प्रारंभ होता है किसका, यानी कि पाचन शुरू है, क्या प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, नहीं। अरे मुंह में धरते ही कैसे प्रोटीन पचने लगेगा, नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि हम रोटी चावल को पूरा जो ऐसे करके खाते हो ना, तो इसका पाचन यहीं से, यानी कि बुटकुन बुटकुन तोड़ने लगते हो ना, वो यहीं से कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखो। चलो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लार की सहायता से पचता है, यानी कि जो सलाइवा यहाँ से निकलता है ना, जैसे रोटी वोटी देखते हो और सलाइवा निकलता है, तो यहाँ से किसका पाचन शुरू हो जाता है, ये बताओ किसका पाचन शुरू हो जाता है। तो ये स्टार्च का पाचन आपका लार सलाइवा से ही स्टार्ट हो जाता है। समझ गए बातों को। प्रोटीन को पचाने के लिए किसका जरूरत है, यानी कि पेप्सिन नामक एंजाइम का जरूरत है। समझ गए बातों को ना। चलिए क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बोलिए यस या नो डियर, आगे बढ़िए। करा निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है, पेट में कौन सा अम्ल निकलता है, बोलो बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं जी। H2SO4 ये तो बैटरी में होता है, यानी कि नाइट्रिक एसिड, ना 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 ना, अम्ल वर्षा के लिए जरूरी होता है। देखो फॉस्फोरिक एसिड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, यानी कि HCl। और इस HCl से पेट को बचाता कौन है, तो आपका म्यूकस, म्यूकस यानी कि जिसको आप क्या बोलते हैं, श्लेष्मा कहते हैं। बोलो बोलो, ठीक है। चलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, हाँ या ना बोलो खाली, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, हाँ या ना बोलो। कहता है एंजाइम मूलतः क्या है, एंजाइम क्या है माय डियर, एंजाइम मूलतः क्या, वाह सबका आंसर आ रहा है। अरे बोलो जो थ्योरी पढ़ा है उससे क्वेश्चन को कनेक्ट कर पा रहे हो। अरे इतना ही क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कोई भी उठा लो क्वेश्चन, हुर्रा उड़ा दोगे। चलो देखो
एंजाइम आपका क्या होता है? एंजाइम एक टाइप का आपका प्रोटीन है माय डियर। एंजाइम एक टाइप का आपका मूलतः क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। चलिए अगर विटामिन की बात करें, विटामिन तो चैप्टर पढ़ाएंगे पूरा, कौन कौन होता है, ए बी सी आपका, डी ई और के होता है। जहाँ पे आपका बी और सी क्या था आपका, बोलो? बी और सी आपका जल में घुलनशील था। और ये बाकी ये रह गया, और ये रह गया, ये कहाँ था आपका? वसा में घुलनशील। और इसी को लीवर, यानी कि लीवर द्वारा आपका क्या संग्रहित किया जाता था? संग्रहित आपका किया जाता था, यानी कि स्टोर किया जाता था, ठीक है ना। चलो आगे देखो, कह रहा है एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, बताओ। एंजाइम के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही और कौन गलत है, बताओ एंजाइम के बारे में। एंजाइम के बारे में कौन सही कौन गलत है, बताओ। कह रहा है कि वे उत्प्रेरक, यानी कि ठीक है, बायोकैटलिस्ट होता है, सही बात है। कह रहा है कि वे शरीर में उस स्थान पर आपका, यानी कि अपना कार्य करता है जहां वे उत्पादित होते, ठीक है। देखो एंजाइम जो है मतलब शरीर में उस जगह काम करता है जहां वो उत्पादित होते हैं। तो बताओ इसके बारे में जल्दी से बताओ कौन सही है, कौन सा आपका सही पूछ रहा है। ये दोनों के दोनों माय डियर आपका सही है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन, बहुत अच्छा, रोशन, ठीक है। रोशन, संजीव, यानी कि पुतुल। अगला कौन है? शशि, ठीक है। सबका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में, यानी कि परिवर्तन करता है। ग्लूकोज को किसमें? इथेनॉल में बदलता है, ठीक है। ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 को इथेनॉल यानी कि C2H5OH में बदलता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 इसको इथेनॉल यानी कि C2H5OH में, और बाकी प्रोडक्ट भी निकलेगा, लेकिन इससे इसमें जो बदलता है उस एंजाइम का नाम पूछा जा रहा है, जरा जल्दी से बताइए, जरा जल्दी से बताइए। तो 8 का आंसर कौन हो जाएगा? यानी कि जाइमेज। जाइमेज जो है ये क्या करता है? तो ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है। ये क्या आपका? ग्लूकोज है माय डियर, ये क्या आपका? यानी कि ग्लूकोज है, इसको इथेनॉल में कौन बदलता है? तो जाइमेज नामक एंजाइम बदलता है। जाइमेज, सी नहीं, 8 का सी नहीं डियर, ए। यहाँ ग्लूकोज लिखा हुआ है, ए। आगे देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, बताओ। जो प्रोटीन पचना शुरू होता है वो कहाँ से? जैसे ये स्टार्च का पाचन मुंह से, देखिए स्टार्च लिखा है कहीं पे, तो मुंह से किसका होता है? स्टार्च का। स्टार्च का पाचन शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, बताएंगे जरा। प्रोटीन का पाचन स्टोमेच यानी कि पीठ से शुरू हो जाता है। कहाँ से? पीठ से, यानी कि अमाशय से शुरू हो जाता है, ठीक है। पाचन आपका स्टार्ट हो जाता है। अगर आप प्रोटीन के पाचन में सहायक होता, बोलो प्रोटीन के पाचन, इसको तो उड़ा दोगे एकदम, बताओ। नहीं उड़ा दोगे जी? इसका बाइलिंगुअल नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ बाइलिंगुअल, कोई दिक्कत नहीं। अगर छूट गया तो देखो, प्रोटीन के पाचन में कौन मदद कर, अब ये तो बताएं, अरे ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने में मदद नहीं कर रहा था, एमिनो एसिड में बदल रहा था। बोलो बोलो बोलो। यस सर, ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी लगाओ, ऑप्शन सी। 9 का आंसर डी। अरे ये कहाँ से हो जाएगा, ना ना ना, 9 का आंसर डी क्यों लगा रहे हो? हाँ तो 9 का आंसर तो अरे 9 नहीं, हम 10 का पूछ रहे, ठीक है ठीक है। 9 का आंसर तो डी, ठीक है। 10 का हम तो 10 पे ना आ गए, 10 पे, ठीक है। ओके ओके, आगे पीछे हो गए, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला देखिए, 11 बताइए। अब यहाँ मिलान देखो, मिलान करने वाला क्वेश्चन जब भी आए तो पहले जो आता है वो मिलान करो, और उसके बाद आंसर पे फोकस करो। जो आता है उसको मिलान करो, फिर आंसर पे फोकस करो। देखो यहाँ मिलाओ, ए का क्या होगा? विटामिन। विटामिन की बात कर रहा है, देखो किसका बात कर रहा है? आपका विटामिन की आपका बात कर रहा है माय डियर, ठीक है ना। देखो तो विटामिन यानी कि गाजर के अंदर कैरोटीन नामक विटामिन होता है। तो ये दो से, ए का दो से मिल जाएगा, तो ऑप्शन ए को ये बन सकता है या ये बन सकता है, दोनों में से कोई भी बन सकता है। देखो उसके बाद देखो बी का एंजाइम की बात कर रहा था, देखो पेप्सिन एक टाइप का एंजाइम है, तो यहाँ भी आंसर यही, यहाँ भी अभी तक बात क्लियर नहीं हुआ। अब देखो 4 का हार्मोन की बात कर रहा है, देखो तो टेस्टोजन और प्रोस्टोजन एक हार्मोन है माय डियर, ये आपका यानी कि मेल और फीमेल के अंदर होता है। तो यानी कि सी का किससे मिल जाएगा आपका? 4 से। तब प्रोटीन यानी कि केरेटीन क्या है? एक टाइप का आपका प्रोटीन है। तो ऑप्शन आपका कौन सा मिल जाएगा? डी का 3, नहीं सॉरी, डी का आपका सी का 4, सी का 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आगे देखिए, कह रहा है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जो जमा होता है, ठीक है,
ऊर्जा जमा होता है, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में। अभी तो बताए हैं कि ग्लूकोज से ही ग्लाइकोजन बनता है, यानी कि ग्लूकोज एक्स्ट्रा होने से किसमें आपका बदल जाता है, तो ग्लाइकोजन में बदल जाता है माय डियर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। देखिए कह रहा है पित्ताशय यानी कि में उपस्थित आपका यानी कि पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ करता है, यानी कि कह रहा है किसका पाचन आपका प्रारंभ करता है, बताइए किसका पाचन प्रारंभ करता है, तो वसा का। देखो इसका आपका एडिपोज टिश्यू जो होता है ये किसका, यानी कि वसा का आपका, ठीक है। लाइपेज जो होता है ये किसका पाचन शुरू करता है, यानी कि वसा का। और पित्ताशय के अंदर जो आपका यानी कि जो पित्त रस होता है, ठीक है ना, ये पित्ताशय था ना, तो इसके अंदर क्या था आपका जो बाइल जूस था ये क्या कर रहा था, यानी कि वसा का पाचन कर पित्ताशय के अंदर, यानी कि इसके अंदर क्या होता था आपका, देखो ठीक है। इसके अंदर आपका क्या होता था कि यानी कि जो आपका बाइल जूस होता था, यानी कि बाइल जूस, जो बाइल जूस जो होता है किसका, आपका वसा का पाचन करता था। लगभग 95% वसा को ये तूर करके खत्म कर देता था। तो तेरह का आंसर क्या, ऑप्शन ए बी। अगला देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, अब बताओ। देखो सबसे बड़ी ग्रंथि, देखो यहाँ स्किन है नहीं, अगर स्किन होता तो ये होता है आंसर, लेकिन स्किन है क्या, नहीं, यानी कि लीवर हो जाएगा, यकृत। लेकिन यहाँ इंटरनल नहीं लिखा है, फिर भी यही होगा क्योंकि आपका स्किन प्रेजेंट नहीं है। आगे देखिए आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से यानी कि पित्त प्राप्त करता है, यकृत से। देखो लीवर से पित्त को प्राप्त कौन करता है, यानी कि कौन जो है किसको मिलता है वो बताओ, पीठ को यानी कि इसोफेगस को नहीं, इसमें तो खाली भोजन जाता है। बड़ी यहाँ देखो ये दोनों तो तुम ऐसे ही काट दोगे। अब यहाँ आओ थोड़ा सा, यहाँ आओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो तो यकृत से यानी कि लीवर से जो चीज आता है छोटी आंत में जाता है चीजों को पचने के लिए। अरे मारेंगे फिर, छोटी आंत में जाता है, कितना बार बताया उसका कनेक्शन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। लीवर से जो पित्त रस जाता है वो छोटी आंत में, और जो एक्स्ट्रा हो जाता है वो कहाँ चला जाता है आपका, कहाँ जाता है जी, देखो यहाँ देखो जो एक्स्ट्रा होता है ये पित्ताशय में चल जाता है। लेकिन यहाँ से देखो लीवर से सीधे यहाँ कनेक्शन कहाँ है, देखो ये छोटी आंत में है कि नहीं, छोटी आंत में देखो अंदर से गया है इसलिए तुमको दिख नहीं रहा है, ई तो बड़ी आंत है, नीचे अंदर से गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, छोटी आंत के अंदर जाता है, कहाँ जाता है, छोटी आंत के अंदर। अगला लास्ट क्वेश्चन बताओ। करा निम्नलिखित पर विचार करिए, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन बताइए माय डियर, डू फास्ट, लास्ट क्वेश्चन बताइए 16 नंबर क्या होगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यानी कि विचार करिए इसके ऊपर, कह रहा है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। दूसरी से तो पहले ही पता चल गया, ठीक है। दूसरा, पहला नहीं कह रहा है, कह रहा है दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक है। पहला बड़ा ग्रंथि नहीं, पहला पूछता तो ये हो जाता, ठीक है। देखो कह रहा है कि आपका यानी कि पहला पूछता तो ये होता है, तो पहला नहीं तो दूसरा कह रहा है। इसका यानी कि रस एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा यानी कि क्षारीय होता है। अरे ये क्षारीय होता है यानी कि अम्लीय नहीं, पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। इससे यानी कि रस को पूर्ण पाचन रस भी कहा जाता है। तो ये सब प्रॉपर्टी किसका है बताओ, तो अग्नाशय का यानी कि पैन क्रियाज का ये सब प्रॉपर्टी है। किसका, पैन क्रियाज का। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। आगे आपका थैंक यू वाला पेज आगे देखो माय डियर। अभी जिसको भी लग रहा है कि साइंस में थोड़ा भी वीकनेस है, अगर वीक नहीं भी है तो और जो आप पढ़े भी हैं पहले से, तो क्यों रिवीजन या बेस्टम पॉइंट पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए, ठीक है ना। देखिए नो डाउट इसका फीस रखा गया है 300 रुपया, लेकिन जो इसके पीछे मेहनत है ना उसके हिसाब से उसका फीस कुछ ही नहीं है। ऐसे मानिए कि परीक्षा से पहले आपको ये गिफ्ट है आपके लिए, ठीक है। तो मस्ट है आपके लिए कि अभी परीक्षा से पहले आप 300 रुपये का ध्यान नहीं रखेंगे तो इसका आप बेहतर लाभ उठा सकते हैं। अच्छा आप ऐसा मान लीजिए कि फ्री होता तो आप करते ना, करते तो यही सोचना है कि 300 रुपया दे करके भी करना है, क्योंकि आपके लिए अभी ये बेहतर है। आप अगर लड़का है तो एग्जाम से पहले कोई शॉपिंग ना करिएगा तो चल जाएगा, एक टी शर्ट ना खरीदिएगा तो चल जाएगा। अगर आप लड़की है तो कोई एकअप मेकअप दुनिया जहान के सामान नहीं खरीदिए, कोई ब्रांड के सामान नहीं खरीदिए, वहां से आप पैसा बचाइए। लेकिन एग्जाम से पहले ये आपके लिए सबसे बड़ा श्रृंगार है, समझ गए बातों को, जो आपको सिलेक्शन में मदद करेगा। और मैं तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको ये बढ़िया लगा ही होगा और बढ़िया आगे भी लगते रहेगा, समझ गए बातों को ना। और इससे पहले मैंने कितने सारे बैच पढ़ाए हैं, सब में आप किसी भी बच्चे से आपको बता देंगे हाँ जो पढ़ाएं उस ढंग से एग्जाम में क्वेश्चन आप कैसे कवर अप करते हैं, ठीक है। और इस बैच में तो पूरा हम डेडिकेटेड करके दे रहे हैं कि सिर्फ उस बात को आपको पढ़ा दे कि आपको सीधे सीधे सिलेक्शन में
उछाल ला दे आपके लिए। समझ गए बातों को ना? तो बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलेंगे, ठीक है? यानी कि फास्ट ट्रैक से आपके जीवन को फास्ट कर देगा अभी। समझ गया बातों को ना? डेली 8 बजे सुबह में जुड़ना है, ठीक है? और ये क्लास छोटा सा होगा, एकदम इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना? और बाकी सब लोग जुड़ ही गए यहाँ पे जितने लोग हैं। बाकी आप बता भी सकते हैं लोगों को कि हाँ इसमें क्लास कैसा चल रहा है, और बाकी आप हमें कोऑपरेट कर सकते हैं जैसे हम आपको करते हैं, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच डियर, ठीक है ना? देखिए एक बात जान लीजिए, एग्जाम के बाद आप सब कुछ करने का वक्त तो मिलेगा, लेकिन जब एक बार आप किसी बात से चूक जाएंगे ना, तो दोबारा वो बात नहीं आएगा। अभी हम आपको फोर्सफुली करके पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा बड़ा कम आपको चीजें देखने के लिए मिलेगा कि इतना आपके पीछे पड़ के और आपसे मेहनत करवाएं, ठीक है? और हम क्या कर रहे हैं, आपके पीछे पड़ के हम आपसे मेहनत करवा रहे हैं। समझ रहे हैं बातों को? और तुरंत आपका बोर्ड पीडीएफ चला जाएगा। बोर्ड पीडीएफ से भी एक बार रिवीजन करना, एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है ना? थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। एकदम लगना है, डेफिनेटली गारंटी अच्छा लगेगा। और गारंटी खाली ये नहीं कि अच्छा लगेगा, एकदम एग्जाम में भी आपको अगर ठीक से पढ़ के जाते हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन टकाटक उड़ा देंगे। साइंस का टेंशन मेरा रहेगा, बाकी चीज़ें का टेंशन आप ले लीजिए, ठीक है? खाली इस समय से क्लास कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चलिए, थैंक यू।